नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आदिकाल का प्रथम भाग। अब आदिकाल का द्वितीय भाग हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आदिकाल के प्रथम भाग में रासो साहित्य के बारे में आपने पढ़ा था। आपको आदिकाल का नामकरण, आदिकाल के जो प्रमुख कवियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके लिए कृपया दोस्तों आप लोग चैनल का आदिकाल का प्रथम भाग जरूर देखें। आज शुरू करते हैं आदिकाल का द्वितीय भाग। आदिकाल के द्वितीय भाग में सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि का नाम और रचना सरहपाद। उन्होंने दोहा कोश लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा, सरहपाद वही कवि हैं जिनको हिंदी भाषा का पहला कवि माना जाता है और इनको राव शंकरत्यायन जी द्वारा भी पहला कवि माना जाता है। दोनों का आंसर एक ही रहेगा। लुईपाद गीतिका, सबरपा, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीत, वज्र योगिनी साधना, कन्हप्पा, चर्या विनिश्चय, कर्णपाद गीतिका। अगला दोस्तों, डोम्बिपा, डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। याद रखिएगा, डोम्बिका, डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। भुषुकपा ने लिखा था बोधचर्यावतार। आर्यदेवपा, कावेरी गीतिका। आर्यदेवपा की प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कावेरी गीतिका। कणप्पा, चर्या गीतिका। कमलप्पा, असंग सर्ग दृष्टि। गुंडरीपा, चर्या गीत। जयनंदीपा, तर्क मुंदकरिका कारिका। जलंधरपा, वियुक्त मंजरी गीत। हुंकार चित्र, भावनाक्रम। द्वारिकपा, मत्स्य गुह तत्वोपदेश। धम्पा, सुगत दृष्टि गीत चर्या गीतिका चर्या। दोस्तों, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया वही साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य बिहार से लेकर आसाम तक फैला था। राव शंकरत्यायन ने 14 सिद्धों का नाम का उल्लेख किया है और उनमें सिद्ध सरहपा का साहित्य प्रारंभ होता है। दोस्तों, बिहार के नालंदा, तक्षशिला इनके 2 प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। बाद में यह भोट देश चले गए। भोट मतलब भूटान। आगे दोस्तों, इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में दोहा के नाम से, बौद्ध गानो दोहा के नाम से निकाला था। मुनि अद्वय वज्र तथा मुनिदत्त सूर्य ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संघा अथवा संध्या भाषा के नाम से, या बादशाह की जगह भाषा होगा दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया है। ये इसकी जगह भाषा होगा। संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट होता है। संध्या का भाषा का मतलब है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। अगला दोस्तों, सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप मिलता है। उलटबासी शैली कबीरदास जी द्वारा प्रसिद्ध शैली थी। इसका प्रारंभिक रूप सिद्धों की भाषा में मिलता है। अगला दोस्तों, सिद्धों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा कि जो तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साधनावस्था में निकली हुई सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता, इस साहित्य ने तंत्र साधना पर अधिक बल दिया। साधना पद्धति के युगल रूप की उपासना की जाती है। जाति प्रथा, वर्णभेद का विरोध किया। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया गया। सिद्ध साहित्यों में पंच मकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेशपरक शुद्ध और साधना या रहस्यवादी साहित्य। इसके बाद दोस्तों, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के हम अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने लौकिक गद्य साहित्य। दोस्तों, आदिकाल में ही हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य रूप मिलता है, जिसको राजस्थानी या ताम्रपत्रों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। प्रथम रूप राजस्थानी
लेखक राउल वेल रोड़ा कवि ने 10वीं शताब्दी में लिखी। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई। मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसका पाठ उपलब्ध कराकर प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्रथम चंपू काव्य मतलब गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इस रचना में राउल नाम की नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन पहले पद्य में तदुपरांत गद्य में किया गया था। दोस्तों अगला, हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा। दूसरी रचना कौन सी है? पंडित दामोदर शर्मा राजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इन रचना में बनारस तथा उसके आस पास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। यह रचना पढ़ने में मालूम होती है उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। अगला दोस्तों, ज्योतिषर ठाकर की रचना वर्ण रत्नाकर। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी है। इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा निर्धारित किया गया था। दोस्तों, ज्योतिषवर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। इन्होंने इसका प्रकाशन सुनीत कुमार चटर्जी ने पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से कराया था। इस रचना की भाषा शैली को देखने में यह एक शब्द को प्रतीत होता है। इसे मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। लौकिक साहित्य पद्य साहित्य में अमीर खुसरो आता है। इनका अमीर खुसरो जी का जन्म 1255, मृत्यु 1324 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था पटियाली, जिला एटा, मूल नाम अब्दुल हसन, उपाधि खुसरो हसन थी। यह मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा उपाधि प्राप्त थी। खुसरो हसन द्वारा उपनाम तुर्के अल्लाह और तोताए हिंद की तूती के नाम से इनका जाना जाता था। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, एक पंक्ति आती है जो पेपर में कई बार पूछी गई है। गोरी से वे सेज पर मुख कर पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भैया देश। तो इसमें गोरी सोवे सेज पर, इसमें जो है ये निजामुद्दीन औलिया के लिए इन्होंने कहा था। इनकी प्रमुख रचनाओं के में खलिक बाली, पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजल दो सखुने नूह सिपर प्रमुख हैं। कौन कौन सी? खलिक बाली, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने, नूह सिपहर ये प्रसिद्ध रचनाएं। नजरान हिंद और हालाते कन्हैया। अगला, खालिक बारी एक प्रकार का शब्दकोश है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान से देने के लिए लिखी गई थी। नूह सिपहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको हिंदू मुश्रित समन्वित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यह खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो की रचनाओं में का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी के नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया था। इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रत्नदास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से कराया था। राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। यह अपनी पहेली की रचनाओं के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुस शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा गया था। यह आदि काल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। खुसरो को पहेलियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश एक नाद
ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों ताल सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसके लिए उन्होंने दिया बत्ती का अर्थ जो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसके लिए दर्पण आता है। आदिकाल का साहित्य। आदिकाल का साहित्य में लौकिक पद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं। डोला मारू रू दूहा यह रचना 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशलाभ के द्वारा 1561 में भी लिखी गई। इसकी भाषा डिंगल है। दोस्तों याद रखिएगा, डोला मारू दोहा कल्लोल और कुशलाभ दोनों कवियों की रचनाएं हैं। कवि विद्यापति की पदावली 1380 ईस्वी में, कीर्तिलता 1403, कीर्ति पताका 1403। इनको मैथिल कोकिल कहा गया है विद्यापति जी को। इनकी रचना मैथिल भाषा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में किया गया है। मैथिली में सरल काव्य रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनको अभिनव जयदेव कहा गया है। इनको नव कवि शेखर भी कहा जाता है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हैं। ये शैव मतानुयायी हैं। और कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राह्यता आदि का वर्णन है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की उदारता, वीरता और गुणग्राह्यता का वर्णन है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। जयप्रकाश ने लिखा, जयप्रकाश भट्ट केदार ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी। जयचंद्र प्रकाश लिखा है भट्ट केदार ने। ये जयचंद्र कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद्र, और इनके दरबारी कवि थे भट्ट केदार। उनकी प्रशंसा में लिखा है जयचंद्र प्रकाश। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि ने लिखा है 1186 ईस्वी में। वसंत विलास ये कवि ग्रंथ को तो प्राप्त है किंतु रचनाकार अप्राप्त है। इसका सर्वप्रथम संपादन हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से हुआ था 1952 ईस्वी में। और केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। रणमल छंद ये लिखा गया था 1414 ईस्वी में, और इसके लेखक थे श्रीधर व्यास। राउल बेला रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया शिलांकृत चंपू काव्य है। अगला दोस्तों, आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू ने परमचरी लिखा, रेठणेम चरु लिखा, स्वयंभू छंद और पंचमी चरु। यह 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया गया है। दोस्तों पौमचरी में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया। इसकी रचना को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। रिठणेम चरु रचना में कृष्ण का चरित्र है। पौमचरु अपभ्रंश की प्रथम रचना कड़वक बद्ध रचना है। कड़वक एक तरीका होता है जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा जाता है। पौमचरु में 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं, 90 संधियाँ हैं और 83 संधियाँ स्वयंभू के द्वारा और 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रची मानी गई जाती हैं। दोस्तों स्वयंभू के अनुसार पद्धड़िया या पद्धरिया बंदे के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि जाने जाते हैं। पुष्यदंत ने लिखा था राम कुमार, रणय कुमार चरु, महापुराण, और पुष्यदंत को राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। महापुराण इनकी रचना है। रणय कुमार चरु, रणय मतलब नाग कुमार चरु को रणय कुमार चरु लिखा। जसहर चरु, यशोधरा चरित और कोश ग्रंथ। इनकी स्थिति 10वीं शताब्दी में प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे किंतु अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। इन महापुराण में रचना 13 महापुरुषों शलाका पुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा है। महापुराण के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। ये स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। धनपाल भविष्यत कहा। इनकी स्थिति 10वीं शताब्दी मानी जाती है। विद्वान डॉक्टर विट्सल महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है।
दोस्तों अब्दुल रहमान संदेश राहक संदेश राशक यह 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारण किया जाता है। संदेश राशक एक खंड काव्य, इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। इसे अद्यमाण के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। संदेश राशक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। जोइंदु ने परमात्मा प्रकाश लिखा, योगसार लिखा। इनकी स्थिति 6वीं शताब्दी निर्धारित की जाती है। राम सिंह पाहुड़ दोहा, इनकी स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित की जाती है। इस रचना में इंद्रिय सुख व अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया। हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसकी स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया। यह गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रम में रहे थे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। यह सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने लिखी थी। यह व्याकरण ग्रंथ, इसमें संस्कृत, व्याकरण, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। अपभ्रंश के उदाहरणों को इन्होंने पूरे पद या पूरे दोहा या पद दिए हैं। भला हुआ जो मारिया बहण मारा कंतु लज्जेनम तु वशयनु जय भग्गा अरु एंतु। वरुरुचि ने लिखा है प्राकृत प्रकाश। उद्धोतन सूर्य ने लिखा है कुवलय माला। महचंद सूर्य ने लिखा है पाहुड़ दोहा। श्रुति कीर्ति ने लिखा है हरिवंश पुराण और रैधु ने लिखा है पद्म पुराण। दोस्तों हेमचंद्र ने देसी नाममाला कोश ग्रंथ। इस प्रकार से दोस्तों आदिकाल समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।